अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी। जो हम डाटा अपना प्राइवेट रखते हैं, उसको प्राइवेट रखने की वजह क्या है, उस क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर से वो पड़ा हुआ है, प्राइवेट है, सीक्रेट है, उसको वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे शेयर नहीं कर रही, उसको क्या फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे जी डाटा प्राइवेसी की टर्म के बारे में, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, एनालाइजिंग द पर्सनल प्राइवेसी। हम एनालिसिस करेंगे किसका, पर्सनल प्राइवेसी का, और सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हो सकते हैं, और इसके अलावा किन कंसर्न्स के साथ हमारा डाटा सिक्योर रहना चाहिए, उन एस्पेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज के इस टॉपिक में। तो देखिए स्टूडेंट्स कि सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी के अंदर अगर हम इस टर्म की बात करें तो डाटा प्राइवेसी क्या है, वो तो हमारा चैप्टर का नाम था भाई, डाटा एंड प्राइवेसी। तो डाटा एंड प्राइवेसी बेसिकली फिर वही टर्म आ गई। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर डाटा प्राइवेट रहता है तो उसका क्या फायदा होगा हमें, हम ये सारा कुछ जानते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है जी प्राइवेसी कंसर्न्स दैट अराइज थ्रू मैस कलेक्शन ऑफ डाटा। एज यू नो दैट स्टूडेंट्स कि हमारी सोसाइटी में जितनी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारा डाटा तो लाजमी तौर पे रिसीव करते हैं हमारे एंड से। वो डाटा जब कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद उससे डिफरेंट टाइप्स के वो जो है वो फायदे हासिल कर सकते हैं। उसमें एक चीज़ ये भी है, आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कि जब हमारा किसी डाटा ऑर्गेनाइजेशन के पास डाटा पहुंचता है तो हमारे माइंड में बहुत सारी बातें आती हैं। जैसे कि उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं कि जी सपोज नादरा के पास हमारा बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, मीन्स के हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के पास हमारा डाटा मौजूद हो सकता है। उसमें नादरा है, हमारी ईमेल सर्विसेज हैं जो हम यूज़ करते हैं, 22 बोर्ड जो है आपका, जो लाहौर बोर्ड है, जो आप लोगों का पंजाब का एक बोर्ड है, डिफरेंट 22 बोर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है जी। इसके अलावा आप कह सकते हैं हॉस्पिटल का डाटा है, तो वो हमारी जो बर्थ इंफॉर्मेशन हैं या फिर हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं, हमारी जो डिजीज रिकॉर्ड्स हैं उनके पास वो हो सकती है। नादरा के पास हमारा बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, हमारी आईडी कार्ड की डिटेल्स हो सकती हैं, हमारी जो बेसिकली फैमिली ट्री है पूरा उसकी इंफॉर्मेशन उसके पास हो सकती हैं, एंड मैनी मोर। इसी तरह से अगर आप किसी शॉपिंग मॉल को ऐड कर लें यहाँ पर तो उनके पास भी हमारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो बेसिकली ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इन्होंने मैस कलेक्शन ऑफ डाटा किया हुआ, मीन्स के हमारी डाटा का बहुत बड़ी कलेक्शन इनके पास मौजूद है। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते कि किस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा हम उनके पास मौजूद है, हमारा जो डाटा है उनके पास मौजूद है। आपको पता है कि डिफरेंट, यहाँ पे एक बुक के ऊपर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, वो कह रहे हैं कि डिफरेंट डाटा ब्रोकर्स होते हैं जो आपके डाटा को लोगों में मतलब बांट रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और उनसे चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये इंशाल्लाह इसके ऊपर भी किसी इसी टॉपिक में एक बात होगी कि बेसिकली क्या होता है कि जी डिफरेंट डाटा ब्रोकर्स जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं उन्होंने डिफरेंट एग्रीगेट्स के साथ, क्राइटेरियाज के साथ लोगों का डाटा इकट्ठा किया होता है। उस कंबाइंड डाटा को वो फिर लोगों को बेच देते हैं, जिससे कंज्यूमर्स बहुत किस्म के आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिफरेंट टाइप्स के वो उसमें से बेनिफिट्स हासिल कर लेते हैं। तो वो बहुत सारी रीजंस हैं। तो मैस कलेक्शन ऑफ डाटा से प्राइवेसी कंसर्न्स दैट अराइज, क्या प्राइवेसी कंसर्न्स हैं जी जो अराइज कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत सारी मुख्तलिफ जो है आप कह सकते हैं कि इसमें इशूज भी हो सकते हैं, डेफिनेटली इसमें सिक्योरिटी रिस्क भी हैं और इसमें फ़ायदे भी हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस आप लोगों का जब डाटा लेते हैं स्टूडेंट्स तो उनको मुख्तलिफ फ़ायदे भी होते हैं। जैसे कि सपोज कर लें किसी डिजिटल सिस्टम के ज़रिए से, किसी डिजिटल कंप्यूटर के ज़रिए से आप लोगों का डाटा कंप्यूटर में से ले लिया गया। ये कंप्यूटर है, सपोज आप लोगों ने कोई एक फॉर्म फिल किया इस कंप्यूटर के ऊपर, आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की गई कि भाई आप किस तरह का ड्रेस पहनना पसंद करते हैं, किस टाइप का फूड आपको पसंद है। आप अगर किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे कैंटीन्स भी होती हैं। उन्होंने लोगों की पसंद के मुताबिक उनसे फॉर्म्स फिल करवाए होते हैं, उनका बेसिकली ऑनलाइन डाटा देखा होता है, तो वो देखते हैं कि जी इनको बेसिकली ये फूड लोगों को पसंद है। वो डिफरेंट क्राइटेरियाज के साथ उसको फिल्टर करते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स लाकर उस कैंटीन के ऊपर प्लेस कर देंगे। तो मुख्तलिफ फॉर्म्स जब कोई भी यूजर फिल करता है, जब मुख्तलिफ यूजर्स उसको फिल करते हैं तो उनका डाटा नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली वो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंच जाता है। एक सिंपल सा डाटा, मुझसे किसी ने पूछा कि जी आप किस तरह का ड्रेस पहनना पसंद करते हो, तो मैंने बता दिया। तो वही शॉपिंग मॉल जब मैं वहां पे विजिट करूंगा, मेरे नियर अबाउट जो है शॉपिंग मॉल, मैं तो डेफिनेटली वहां पर जाऊंगा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं से वो मेरा डाटा चुराया हुआ था या लिया था खुद से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन्होंने वहां पे वही जो ड्रेसेस मुझे पसंद है उन्होंने वहां पर वो रखने शुरू कर दिए। मुझे किसी ने पूछा जी आपको खाने में क्या पसंद है, मैंने बता दिया जी मुझे फला चीज़ बड़ी पसंद है। तो उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि वही कलेक्शन लाना शुरू कर दी कि भाई इस बंदे को, जब ये बंदा यहाँ पर आएगा तो डेफिनेटली ये परचेज करेगा।
एक सिंपल से उन्होंने एग्जांपल दी है जी, फॉर एग्जांपल कि अगर आप पोटैटो रेसिपी लेते हैं, आप पोटैटो क्रिस्प्स लेते हैं, तो वहां पर डेफिनेटली कोई भी यूजर जो है साथ में एक चिप्स अगर उसने लिया ना, एक सपोज आप फास्ट फूड टाइप कुछ कर लें, तो उसमें वो लाजमी तौर पर कोल्ड ड्रिंक का यूज जो है वो तो बहुत आम है जी, वो तो रवायत है, रस्म है हमारी, तो हम साथ लाजमी लेते हैं। तो इसी तरह से आपकी इंफॉर्मेशन जब एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन लेती है, तो उससे बेसिकली उसको इस तरह के बेनिफिट्स होते हैं कि उन्होंने अपनी वो चेन चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये था जी बेसिकली डाटा प्राइवेसी की इंपॉर्टेंस में भी ये चीज़ आती है कि आपका जो मैस कलेक्शन ऑफ डाटा है उससे क्या अहमियत हासिल है उस बेसिकली डाटा को। अगर वो प्राइवेट रहती है हमारे एंड से तब भी, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको बड़े ही हिफाजत के साथ रखती है तो वो भी डेफिनेटली उसमें से कुछ ना कुछ फायदा ले सकती है। उसने अपना बिजनेस डेवलप कर लिया, हमारे डाटा को नुकसान भी नहीं पहुंचाया, हमसे पूछ लिया कि जी आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, टूर कौन सा पसंद है, जगह कौन सी पसंद है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन से उसने अपने बिजनेस को इनहेंस किया, हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाया, नुकसान नहीं पहुंचाया, सॉरी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एनालाइजिंग पर्सनल प्राइवेसी। हमारी प्राइवेसी जो पर्सनल है, सिक्योरिटी कंसर्न्स, उसमें किस तरह के सिक्योरिटी कंसर्न्स आ सकते हैं, दैट राइज विद एनी यूज ऑफ कंप्यूटेशनल सिस्टम। स्टूडेंट्स एज यू नो दैट हमारे दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसको तो ग्लोबल विलेज कहा जाता है, जहां पे सारे कंप्यूटर्स आपस में अटैच हैं। आप बुक के ऊपर एक डायग्राम भी देख रहे होंगे जिसमें मेनी कंप्यूटर्स आर अटैच्ड विद ईच अदर। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो जो कि आपस में अटैच हैं थ्रू द इंटरनेट। ठीक है जी, कंप्यूटर नेटवर्क्स बने हुए हैं यहाँ पर। आप सपोज कर लें कि ये दो सिस्टम आपस में अटैच है, इन दो कंप्यूटर्स के पास मेरा या आपका डाटा मौजूद है, लेकिन थ्रू इंटरनेट ये सारी दुनिया ही आपस में इस तरह से मिली हुई है, सारे कंप्यूटर्स आपस में अटैच्ड हैं। कोई रह गया तो वो जी आप लोग देख सकते हैं, ये सारे कंप्यूटर इस तरह से आपस में अटैच हैं। तो इस ग्लोबल विलेज को बनने का बेसिकली मकसद भी यही है कि सारे कंप्यूटर्स, क्योंकि आपस में डिवाइसेस आपस में अटैच हैं, तो ये इन दोनों के पास, जिनके पास डाटा हमारा मौजूद था, उन्होंने वो डाटा सबके साथ शेयर कर दिया। उससे भी बहुत सारे रिस्क पैदा हो सकते हैं। तो ऐसे रिस्क को रोकने के लिए हमारे पास कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। उन सिक्योरिटी कंसर्न में से कुछ एस्पेक्ट आपके सामने रख रहा हूं जो कि बुक में मेंशन भी है। उसमें है जी सबसे पहला कंसर्न जो है, जो पहला एस्पेक्ट है बेसिकली, वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। वो हम लोग ऑलरेडी पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ भी चुके हैं, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में अगेन देख लेते हैं कि ये बेसिकली क्या होता है। डाटा को प्राइवेट रखना, आपके डाटा को पर्सनल रखना, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्फिडेंशियलिटी। आपके डाटा को प्रोटेक्शन मिल रही है, आप ऑर्गेनाइजेशन से जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन वो काम कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड अ कॉन्फिडेंशियलिटी, आपके डाटा की हिफाजत। नेक्स्ट वन है इसके अंदर डाटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ओनली टर्म, या फिर आप डाटा इंटीग्रिटी भी स्टूडेंट्स इसको कह सकते हैं। डाटा इंटीग्रिटी क्या है कि जी मेरे सपोज बैंक के अंदर अगर फर्स्ट कीजिए 10 लाख रुपए पड़ा है और मुझे 2 दिन के बाद मैसेज आए कि जी आपके बैंक में 12 लाख रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है जी, आप उसको मतलब यहाँ पर कंज्यूम करें, उसको यहाँ पर यूटिलाइज करें, इस तरह का मुझे मैसेज आता तो मैं तो डर जाऊंगा कि भाई ये मेरे तो 10 लाख थे, 2 लाख कहाँ से आ गया एडिशनल। हो सकता है कि वक्ती तौर पे मैं खुश हो जाऊंगा, भाई वाह 2 लाख का मुनाफा हो गया बैठे बिठाए, लेकिन मुझे ये सोचना चाहिए कि ऐसा मैसेज क्यों आया। बैंक एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हमारे पास आप कह सकते हैं पिलर है हमारी सोसाइटी के अंदर। गलत इंफॉर्मेशन कैसे शेयर कर सकता है। कल को आज मुझे कह रहा है 12 लाख है, कल को बोलेगा कि भाई आपके पास 8 लाख रुपए है, उसको कहीं यूज करो, मैं तो डर जाऊंगा, हार्ट अटैक हो जाएगा कि भाई मेरा 2 लाख कहाँ डूब गया। तो सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि डिफरेंट हम ऑर्गेनाइजेशंस में से उनसे हम यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जितना डाटा हमारा उनके पास मौजूद है हमें एज इट इज शो करवाया जाए। मेरे पास फेसबुक के ऊपर सपोज मैंने एक डीपी लगाई हुई है, आज डीपी कुछ हो रहा है, कल मैं देखूंगा तो डीपी चेंज अगर होगी तो मैं तो डर जाऊंगा कि भाई मैंने तो की नहीं, तो किसने कर दी है। तो डेफिनेटली ये सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी रिस्क हैं जो कि नेटवर्किंग की वजह से फायदा और नुकसान दोनों तरह की आप चीजें आपके सामने रख रहे हैं। फायदे भी आपको हो रहे हैं, आपने सारा कुछ देखा, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको चीजें वैसी मिल रही हैं, बिजनेसेस डेवलप हो रहे हैं, मार्केट के अंदर बेसिकली अवेयरनेस बढ़ रही है, तो ये अच्छी चीज है डाटा को अगर प्राइवेसी मिल रही है तो। लेकिन अगर इस तरह के इश्यूज आएंगे कि आपकी डाटा को इंटीग्रिटी हासिल नहीं है तो डेफिनेटली आप लोग क्या हो जाएंगे, आप तो भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे, सोसाइटी खत्म हो जाएगी। अगर डाटा की प्राइवेसी ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटीग्रिटी, कि आपका डाटा एज इट इज वैसे ही मौजूद हो जैसे आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे डाटा मौजूद है भी। द लास्ट वन इज आप कह सकते हैं कि जी अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब उसके नाम से ही शो हो रहा है स्टूडेंट्स के, इसमें है जी कि आपका डाटा 24/7 अगर किसी जगह पे पड़ा है तो 24/7 आवर्स 24/7 वो आपके पास आपकी एक्सेस में हो। अगर मुझे रात को 3 बजे किसी को ट्रांजैक्शन करनी है तो बैंक की एप्लीकेशन इस काबिल होनी चाहिए कि मैं उसी वक्त वो ट्रांजैक्शन कर दूं। अगर मुझे सुबह 6 बजे ही सपोज बैंक जाना है तो मेरे पास, क्योंकि डेफिनेटली फिजिकली तो उनका वो टाइम ही नहीं है, तो मुझे कंप्यूटर सिस्टम के जरिए से, कंप्यूटेशनल सिस्टम्स के जरिए से वो मुझे क्या करे जी, मेरी पर्सनल प्राइवेसी जो है वो मेंटेन भी रहे और कंप्यूटेशनल सिस्टम्स के जरिए से मुझे फायदा भी दे।
ठीक है जी, तो मैं उसी वक्त ट्रांजैक्शन कर दूं। अगर मुझे कहीं से फर्स्ट के जी टूर करना है, मेरे पास अगर फिजिकली मेरे पास कैश इन हैंड नहीं, हार्डवेयर में मेरे पास पैसे मौजूद नहीं है, तो मैं बैंक अमाउंट से, अपनी एप्लीकेशन से, अपने क्रेडिट कार्ड से अगर कहीं से पेमेंट कर सकता हूँ तो दैट इज वेल, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से बेसिकली कंप्यूटेशनल सिस्टम्स के कुछ फायदे भी हैं स्टूडेंट्स और कुछ नुकसान भी है, लेकिन फायदे यहाँ पर हमें ज्यादा हैं। सोसाइटी के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, इन रिस्क को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कह सकते हैं कि लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये बेहतर भी हो जाएगा। तो ये था जी स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।